नमस्कार। बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका सीनियर जीएस एजुकेटर बोल रहा हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार राज्य प्रोफाइल, जिसमें हम 2024 से 2026 के सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण आंकड़ों पर बात करेंगे। आज की चर्चा वाकई दिलचस्प होने वाली है। बिहार के जो आंकड़े हैं वो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। एक तरफ आपको जबरदस्त ग्रोथ दिखती है तो दूसरी तरफ गरीबी की ऐसी हकीकत है जो चौंका देती है। तो चलिए इस उलझी हुई तस्वीर को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और इसी उलझन से शुरू करते हैं जो बिहार का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम सुनते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था देश में सबसे तेजी से बढ़ रही है, मतलब टॉप 3 में शामिल है। हाँ बिल्कुल। और फिर अगले ही दिन खबर आती है कि बिहार मानव विकास के लगभग हर पैमाने पर सबसे आखिरी पायदान पर है। ये कैसे हो सकता है? एक ही राज्य के बारे में ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां कैसे सच हो सकती हैं? यही वो सवाल है जो सबको चकराता है और यहीं पर बिहार की पूरी कहानी छुपी है। इसे समझने के लिए हमें 4 चीजों को एक साथ देखना होगा। पहला, जैसा आपने कहा, बहुत तेज आर्थिक विकास दर यानी हाई ग्रोथ जी। दूसरा, इसके ठीक उलट बहुत कम प्रति व्यक्ति आय यानी लो पर कैपिटा इनकम। तीसरा, राज्य में गरीबी का एक बहुत ऊंचा स्तर यानी हाई पॉवर्टी। और चौथा, इन सब चुनौतियों के बीच धीरे धीरे ही सही सुधरती हुई शासन व्यवस्था, जिसे हम इम्प्रूविंग गवर्नेंस कहते हैं। तो अगर किसी को खासकर परीक्षा के लिए इस पूरे विरोधाभास को एक लाइन में समझना हो तो वो क्या होगा? देखिए, परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी लाइन याद रखनी है वो है बिहार एक फास्ट ग्रोथ प्लस लो बेस इकोनॉमी है। फास्ट ग्रोथ प्लस लो बेस। हाँ, इसका मतलब है कि विकास की रफ्तार तो रॉकेट जैसी है, लेकिन ये रॉकेट एक बहुत ही छोटे से लॉन्च पैड से उड़ा है। अर्थव्यवस्था का जो आधार है यानी बेस, वो इतना छोटा है कि उस तेज रफ्तार का असर आम लोगों की जिंदगी और उनकी जेब तक पहुंचने में अभी वक्त लग रहा है। चलिए इसी रॉकेट और लॉन्च पैड वाली बात को आंकड़ों से पकड़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक 2024-25 में राज्य की जीएसडीपी विकास दर 13.1% रही। ये आंकड़ा तो पूरे भारत में तीसरा सबसे ऊंचा है। बिल्कुल है। ये तो कमाल का नंबर है। किसी भी विकसित देश के लिए भी ये एक ड्रीम ग्रोथ रेट होगा। हाँ, सतह पर देखने पर यह आंकड़ा बहुत प्रभावशाली लगता है। 13.1% की विकास दर का मतलब है कि अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बड़ा हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी का दूसरा पहलू तब सामने आता है जब हम देखते हैं कि इस विकास का हिस्सा हर व्यक्ति तक कितना पहुंच रहा है। और यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा 50,000 से 76,490 रुपए के बीच है, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। पूछिए। अगर जीएसडीपी ग्रोथ 13% है तो मतलब राज्य में पैसा तो आ रहा है, कोई तो कमा रहा है, फिर वो पैसा आम लोगों की जेब तक क्यों नहीं पहुंच रहा? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर ग्रोथ बनाम आय का फर्क समझना जरूरी है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बिहार की औसत आय आज 100 रुपए है। ठीक है। अगर ये 13% बढ़ती है तो ये बढ़कर 113 रुपए हो जाएगी। वहीं मान लीजिए महाराष्ट्र की औसत आय 1,000 रुपए है और वो सिर्फ 5% की रफ्तार से बढ़ती है, तो भी वो 1,050 हो जाएगी। बिल्कुल। तो बिहार की ग्रोथ रेट 2 गुने से भी ज्यादा होने के बावजूद महाराष्ट्र में आय में हुई असल बढ़ोतरी बिहार से कई गुना ज्यादा है। ये लो बेस का असर है। ये प्रतिशत का खेल है और जब तक बेस यानी शुरुआती आय नहीं बढ़ेगी तब तक ये 13% की ग्रोथ जमीन पर बहुत बड़े बदलाव के तौर पर नहीं दिखेगी। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये लो बेस कब तक एक वजह बना रहेगा? आखिर कब ये 13% की ग्रोथ लोगों की आय में बड़े उछाल के तौर पर दिखेगी? ये तब होगा जब ग्रोथ लगातार कई सालों तक बनी रहे और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में हो। चलिए देखते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था के दूसरे सूचकांक क्या कहते हैं। नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक 2023-24 को देखिए। ओके। इसमें बिहार की अखिल भारतीय रैंक 22वीं है और अगर हम सिर्फ लैंडलॉक्ड यानी जमीन से घिरे राज्यों की बात करें तो उसमें भी 9वीं रैंक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 13.1% की ग्रोथ है वो बड़े उद्योगों से नहीं आ रही, जो सामान बनाकर देश विदेश में बेचते हैं और अच्छी नौकरियां देते हैं। क्या ये कहना सही होगा? बिल्कुल सही। ये आंकड़ा यही दिखाता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था अभी भी मुख्य रूप से आंतरिक खपत और सरकारी खर्च पर आधारित है। औद्योगिक और निर्यात का ढांचा बहुत कमजोर है,
जो कि उच्च आय वाली नौकरियों के लिए जरूरी होता है। लेकिन एक और सूचकांक है जहां बिहार का प्रदर्शन उम्मीद जगाता है, और वो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। इसमें बिहार की रैंक 13वीं है। 13वीं रैंक, ये तो काफी बेहतर है। लेकिन राजकोषीय स्वास्थ्य का आम आदमी के लिए क्या मतलब है? क्या इससे मेरे शहर की सड़कें बेहतर होंगी या स्कूल में टीचर आएंगे? इसका सीधा असर क्या है? इसका सीधा मतलब है कि सरकार अपनी चादर देखकर पैर पसार रही है। मतलब जितनी कमाई हो रही है, खर्च भी उसी हिसाब से किया जा रहा है और कर्ज को काबू में रखा जा रहा है। अच्छा, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक आर्थिक रूप से अनुशासित सरकार ही लंबे समय तक विकास की योजनाओं पर पैसा खर्च कर सकती है। तो हाँ, आज भले ही इसका असर सीधे आपकी सड़क पर ना दिखे, लेकिन एक मजबूत राजकोषीय स्वास्थ्य ही भविष्य में बेहतर सड़कों और स्कूलों की गारंटी देता है। ये एक अच्छी नींव की तरह है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की तस्वीर कुछ ऐसी है। ग्रोथ तेज है पर आधार छोटा है, आय कम है, उद्योग है नहीं, लेकिन सरकार अपना हिसाब किताब ठीक रख रही है। अब इस आर्थिक तस्वीर का लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, उस पर आते हैं। गरीबी और मानव विकास के आंकड़े क्या कहानी बताते हैं? और यहाँ बिहार की कहानी का दूसरा और शायद सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI 2023-24 के अनुसार बिहार की 33.76% आबादी गरीब है। 33.76%? मतलब राज्य का हर तीसरा व्यक्ति गरीब है। जी, ये आंकड़ा भारत में सबसे ज्यादा है। ये एक भयावह सच्चाई है। ये तो स्थिति का एक बहुत ही निराशाजनक पहलू है, लेकिन मैंने सुना है कि इसी रिपोर्ट में एक उम्मीद की किरण भी है। बिल्कुल, और वो किरण बहुत तेज है। इसी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 3.77 करोड़? हाँ, संख्या के मामले में ये पूरे देश में गरीबी में आई सबसे तेज कमी है। तो यहाँ हमारे पास परीक्षा के लिए दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है। बिहार सर्वाधिक गरीबी प्लस गरीबी से सबसे तेज निकास, हाईएस्ट पॉवर्टी प्लस फास्टेस्ट पॉवर्टी एग्जिट। अच्छा, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन उसे हल करने की रफ्तार भी देश में सबसे तेज है। ये वाकई एक विरोधाभास है। तो लोग गरीबी से तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन क्या उनका जीवन स्तर, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य भी सुधर रहा है? SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 को देखें तो बिहार का स्कोर 57 है, जो सभी राज्यों में सबसे कम है। हाँ, सतत विकास लक्ष्यों के समग्र प्रदर्शन में बिहार सबसे नीचे है। इसका मतलब है कि सिर्फ गरीबी रेखा पार कर लेना काफी नहीं है। स्वच्छ पानी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता जैसे कई मोर्चों पर बिहार अभी बहुत पीछे है। लेकिन यहाँ भी अगर हम गहराई में जाएं तो एक मजबूत क्षेत्र दिखता है। SDG 6 जो स्वच्छ जल और स्वच्छता से जुड़ा है, उसमें बिहार की रैंक पूरे भारत में तीसरी है। ये हर घर नल का जल जैसी योजनाओं की जमीनी सफलता का प्रमाण है। और अगर अब मानव विकास सूचकांक यानी HDI की बात करें, जो शिक्षा, आय और स्वास्थ्य को मापता है, तो 2022-24 के डेटा के अनुसार बिहार का स्कोर 0.609 है। ये फिर से भारत में सबसे कम है। तो अगर हम दोनों को साथ देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। लोग भयानक गरीबी से निकल रहे हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन गरीबी से निकलकर वो एक बेहतर जीवन स्तर, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंचे, ये सफर अभी बहुत लंबा है। आर्थिक विकास का लाभ अभी तक मानव विकास में पूरी तरह से तब्दील नहीं हो पाया है। आपने स्वास्थ्य का जिक्र किया, जो HDR का एक अहम स्तंभ है, और बिहार में स्वास्थ्य के आंकड़े शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में 19 बड़े राज्यों में बिहार 18वें स्थान पर है, मतलब नीचे से दूसरे नंबर पर। ये रैंकिंग स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूद गहरी ढांचागत समस्याओं की ओर इशारा करती है। बात चाहे डॉक्टरों की कमी की हो, अस्पतालों की हालत की हो, या फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की, हर स्तर पर बहुत बड़ी चुनौती है। इसी से जुड़ा एक आंकड़ा है शिशु मृत्यु दर का। यहाँ हमें 2 अलग-अलग स्रोतों SRS और NFHS से बिल्कुल अलग डेटा मिलता है। SRS के मुताबिक ये 27 प्रति हजार है, जबकि NFHS के मुताबिक ये 46.8 प्रति हजार है। ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, खासकर परीक्षा देने वालों के लिए। ये अंतर सर्वे करने के तरीके, सैंपल साइज और समय के कारण आता है। इसीलिए परीक्षा में हमेशा स्रोत का उल्लेख करना जरूरी है। सही बात है। बिना स्रोत के आपका जवाब
अधूरा या गलत माना जा सकता है, लेकिन दोनों ही आंकड़े दिखाते हैं कि स्थिति गंभीर है। और इस स्थिति की एक बड़ी वजह शायद बुनियादी ढांचे की कमी है। डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1.2600 है, जबकि WHO का मानक 1.1000 का है। जी, मतलब जरूरत से आधे से भी कम डॉक्टर। ये तो ऐसा है कि एक पूरे बड़े गांव या शहर के एक मोहल्ले के लिए सिर्फ एक डॉक्टर, उन पे कितना दबाव होता होगा। बिल्कुल। और इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ता है। इसी से जुड़ी एक और भयानक समस्या है पोषण की। बिहार में 5 साल से कम उम्र के 42.9% बच्चों में बौनापन यानी स्टंटिंग है। लगभग 43% बच्चे। हाँ, ये सिर्फ कद का छोटा रह जाना नहीं है, इसका सीधा असर बच्चे के दिमागी विकास पर, उसकी सीखने की क्षमता पर और भविष्य में उसकी कमाने की क्षमता पर पड़ता है। ये एक पूरी पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। ये राज्य स्तरीय तस्वीर तो काफी जटिल है, लेकिन जब हम जूम इन करते हैं और जिलों को देखते हैं तो मुझे लगता है कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि एक बिहार के अंदर कई बिहार बसते हैं। BPSC जैसी परीक्षाओं में ये जिला स्तरीय डेटा बहुत पूछा जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, राज्य के भीतर की असमानता बहुत ज्यादा है। अगर आप पटना में रहते हैं तो आपकी औसत सालाना आय 1,31,000 रुपए से ज्यादा है। 1,31,000? हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ 100 किलोमीटर दूर शिवहर चले जाएं तो ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 22,047 रुपए रह जाता है। एक मिनट, इसे जरा ठीक से समझते हैं। मतलब पटना का एक व्यक्ति शिवहर के लगभग 6 लोगों के बराबर कमा रहा है। जी। पटना का आदमी 2 महीने में उतना कमा लेता है जितना शिवहर का व्यक्ति पूरे साल में कमाता है। जी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये राज्य के भीतर अवसरों की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। यही हकीकत है। पटना, बेगूसराय जो औद्योगिक केंद्र है और मुंगेर जो एक वाणिज्यिक केंद्र है, ये शीर्ष 3 जिले हैं। वहीं सबसे नीचे शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी हैं। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास कुछ चुनिंदा केंद्रों तक ही सीमित है। आय के अलावा एक और दिलचस्प संकेतक है उपभोग यानी कंजम्पशन का। हाँ। जिन जिलों में उपभोग ज्यादा हैं वे हैं पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। क्या ये इस बात का संकेत है कि इन शहरों में एक नया मध्य वर्ग उभर रहा है? हाँ, ये आंकड़ा एक उभरते हुए शहरी मध्यम वर्ग का सूचक है। भले ही राज्य की औसत आय कम हो, लेकिन इन शहरी केंद्रों में लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है। वो बेहतर जीवन शैली अपना रहे हैं। ये बाजार के विस्तार और आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने का संकेत है। ये वो आइलैंड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि के द्वीप हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे। इन तमाम चुनौतियों के बीच क्या कहीं कोई उम्मीद की किरण है? शासन प्रशासन के स्तर पर क्या हो रहा है? SKOHC स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2023 की रिपोर्ट में बिहार को भारत में 9वीं रैंक मिली है। ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है। हाँ, ये एक सकारात्मक संकेत है कि प्रशासनिक स्तर पर चीजें सही दिशा में बढ़ रही हैं। इस रिपोर्ट में बिहार के कुछ मजबूत क्षेत्रों का भी जिक्र है, जैसे कृषि, श्रम और संस्कृति। इन क्षेत्रों में सरकारी नीतियां और उनका कार्यान्वयन प्रभावी रहा है। पर्यावरण के मोर्चे पर भी एक दिलचस्प आंकड़ा है। बिहार में प्रति व्यक्ति जीवाश्म ईंधन की खपत भारत में सबसे कम है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ इसका मतलब है कि बिहार में औद्योगिकीकरण और वाहनों की संख्या अभी भी बहुत कम है, जो सीधे सीधे हमारी एक्सपोर्ट तैयारी सूचकांक की 22वीं रैंक और देश की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय से जुड़ता है। मतलब कम उद्योग, कम नौकरियां, कम आय और कम खपत। लेकिन दूसरी तरफ यह बिहार को एक अनूठा अवसर भी देता है कि वो विकास के अगले चरण में सीधे एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा मॉडल अपना सकता है, बिना पुरानी गलतियों को दोहराए। और स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शहर गया रहा है। छोटे शहरों का आगे आना दिखाता है कि जमीनी स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव ही बड़ी तस्वीर को बदलने की उम्मीद जगाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद चलिए बिहार की इस पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। परीक्षा के लिए इतने सारे आंकड़ों को एक साथ याद रखना मुश्किल हो सकता है। क्या इसका कोई आसान तरीका है? हाँ, इसके लिए हम एक आसान स्मरक यानी निमोनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम GPSHFG रूल कह सकते हैं। ये बिहार की पूरी कहानी को एक सूत्र में पिरो देता है। ये दिलचस्प लग रहा है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो पहला है G का मतलब है ग्रोथ यानी विकास, जो कि हाई है 13.1% के साथ, लेकिन ये जुड़ा है P से
यानी पॉवर्टी। जो भी हाई है 33.76% के साथ, और इन दोनों का नतीजा है S और H। बिल्कुल, S यानी SDG स्कोर और H यानी HTI स्कोर, ये दोनों ही लो या लोएस्ट हैं। ये कहानी का निराशाजनक हिस्सा है। लेकिन फिर उम्मीद आती है आखिरी दो अक्षरों से, F और G से। एकदम सही। F का मतलब है फिस्कल हेल्थ यानी राजकोषीय स्वास्थ्य, जो इम्प्रूविंग है, और आखिरी G का मतलब है गवर्नेंस यानी शासन, जो भी इम्प्रूविंग है। तो GPSHFG, ग्रोथ हाई, पॉवर्टी हाई, SDG लो, HTI लोएस्ट, फिस्कल इंप्रूविंग, गवर्नेंस इंप्रूविंग। हाँ, ये 6 अक्षर आपको बिहार की वर्तमान स्थिति की पूरी तस्वीर याद रखने में मदद करेंगे। ये सच में बहुत उपयोगी है। इससे सारे मुख्य बिंदु एक कहानी की तरह याद हो जाएंगे। तो आज हमने बिहार की इस जटिल और विरोधाभासी प्रोफाइल को समझने की कोशिश की, और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिहार बजट और राजकोषीय संरचना का गहन विश्लेषण। हम देखेंगे कि सरकार पैसा कहाँ से कमाती है, कहाँ खर्च करती है, और उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, जो परीक्षा के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। याद रखिए, बिहार से संबंधित डेटा बीपीएससी में सीधे पूछा जाता है।